शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर उत्तरेश्वर। डॉक्टर उत्तरेश्वर ने होम्योपैथी में एमडी की उपाधि प्राप्त की है और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में विशेषज्ञता रखते हैं। वर्तमान में वे श्री अरविंद सेंटर फॉर होम्योपैथी पुडुचेरी के निदेशक हैं। उनकी शोध और शैक्षणिक योग्यता के कारण डॉक्टर उत्तरेश्वर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में पीएचडी गाइड भी हैं। आज हम डॉक्टर उत्तरेश्वर का स्वागत करते हैं जो हमें होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है टिश्यू पैथोलॉजी का होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में क्या सिग्निफिकेंस है। एक बात हम सब लोग जानते हैं कि अपना व्यक्ति विशेष जो शरीर का रूप होता है वो एक सूक्ष्मतम ऐसे पेशी जो कोशिका से बनता है और काफी सारे पेशी का समुच्चय बनने के बाद टिश्यू बनती है। और ये काफी सारे टिश्यू एक समूह में काम कर रहे हैं तो ऑर्गन बनता है और सब अभी जो जो अवयव बोलेंगे हम उसको बनते हैं और काफी अवयव एक सिस्टम में काम करेंगे तो पूरी संस्था बन जाती है, जैसे पाचन संस्था हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ऐसे। और ये सभी सिस्टम एक जगह पे जब काम करते हैं एक यूनिट समझ के, उस समय ये पूरा शरीर बनता है। और वो पूरे शरीर में जब ऊर्जा काम करती है, वाइटल फोर्स काम करता है, तब वो व्यक्ति विशेष जीवित कहला जाता है और उसका मानसिक जो कंट्रोल होता है उसके ऊपर, उसके अधीन जो काम करता है वो व्यक्ति बनता है। तो हम लोग होम्योपैथ बन के जब ये हमारे रुग्ण को दुरुस्त करना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों का एक ध्येय क्या होता है कि हम लोग जो भी रुग्ण अपने सामने आया हुआ है उसको परिपूर्णता से स्वस्थ बनाए। मतलब शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, हम लोग सामाजिक आरोग्य और आध्यात्मिक आरोग्य, ये सभी स्वास्थ्य के अंगों को हम लोग एक सूत्र में लाके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको और स्वस्थ और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। अब इसमें एक बात सच है कि कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण। देखिए, हर एक चीज महत्वपूर्ण है, हर एक चीज महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पूर्ण व्यक्ति, जैसे उसकी व्याख्या तो की गई है हमारे ऑर्गेनॉन में भी, भगवत गीता में या पूरे आयुर्वेदा में भी, कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियाणि पराण्या हुरीन्द्रेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सा। जिस सेम कि हम लोग हर एक पेशी का महत्व है, पेशी के सब अगर साथ में काम कर रहे हैं तो पूरे अवयव का महत्व है, सब अवयव एक साथ काम कर रहे हैं तो पूरे व्यक्ति बनाती है। तो ये करते समय हम लोग जब ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कि शुरू से हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि मेंटल सिम्टम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, फिजिकल सिम्टम्स आर नॉट मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन एक बात हम लोग ध्यान रखिए कि आप सभी मेडिसिन का प्रूविंग देखिए। ये जो परिमाणता सब प्रूवर्स में आई है, जो मास्टर प्रूवर्स है उन्होंने पूरे प्रूवर्स की केसेस लिए हुए हैं कि जो भी स्वस्थ लोग हैं जिनको कोई शारीरिक या मानसिक विकार नहीं है, उनको अपनी दवा देके उसका परिणाम क्या होता है उसका अभ्यास किया गया है। और वो पूरे अभ्यास में आप एक देखेंगे कि हर एक प्रूवर में हर एक सिम्टम नहीं आता है। एक एक प्रूवर में
कोई सिम्टम ज्यादा प्रोमिनेंस से आता है, कोई प्रूवर्स में मेंटल सिम्टम ज्यादा प्रोमिनेंट आते हैं। तो ऐसा समझ के हम लोग एज ए होम्योपैथ हम लोग जो बैठेंगे, तो अपने सामने पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो टिश्यू लेवल का आता है। जैसे मैं एक साधारण केस बोल रहा हूँ कि मैं होम्योपैथी पढ़ने ही शुरू किया था, मैं थर्ड ईयर में था, और एक पेशेंट जो है हमारे घर पे पूना में आ गए कि उनको टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज किया गया था, एंड वो रिमार्क था कि शी वाज गिवन रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी इज कंक्लूडेड बिकॉज टू डिसीज इज टू एडवांस्ड। और उसको वैसा को वेजाइनल फिस्टुला हो गया था, कायम ये था, सीएस सर्विस की केस थी, अराउंड लाइक 74-75 एज की लेडी थी। और उनके बेटे उनको लाए थे पूना में कि चलो अभी आखिरी 2-3 महीना बचे हैं तो हम लोग तीर्थ यात्रा कराएंगे। जब मैं होम्योपैथी पढ़ता था तो हमने सजेस्ट किया कि क्या होम्योपैथी आप लेना चाहेंगे। और हमारे एक काफी, अगर पूना के कोई है तो पता रहेगा उनको, कि एक डॉक्टर नाना साहेब मराठे बोल के प्रैक्टिस करते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के चैरिटेबल क्लिनिक में, उनके पास में लेके गया। पूरा 1 घंटा केस लेने के बाद पेशेंट को वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला हो गया था, सिक्विली ऑफ रेडियोथेरेपी। इसके बावजूद भी उन्होंने पूरा 1 घंटा केस लेके, पूरा उनके पास बायोप्सी के रिपोर्ट थे, सब थे, और टोटलिटी बेस पे उन्होंने कॉस्टिकम 1 एम, आज भी मुझे याद है, ऑलमोस्ट 48 ईयर्स के पहले की बात है, कॉस्टिकम 1 एम उन्होंने दिया, एंड इट वाज गिवन वीकली फॉर 4 वीक्स। और उसके बाद में वो लेडी में कंप्लीट रिवर्सल, वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला ठीक हो गया, रेडियोथेरेपी की सीक्वेली ठीक हो गई, और उसका जो डिजीज का पैथोलॉजी था वो एकदम स्टैंड स्टिल, प्रोग्रेस नहीं हुआ, अच्छे से वो इम्प्रूव हो गई। एंड शी लिव्ड फॉर 8 more years, एंड दैट टू हेल्दी। जब मैंने क्लिनिक खोला तो उस समय वो मिलने पैदल आई, तो मैं भी डर गया कि देखिए, पैथोलॉजी बेस पे जो इम्प्रूवमेंट मिलती है वो डेफिनेटली अपने आंतरिक दुरुस्ती के वजह से मिलती है। लेकिन हम लोगों को तो देखिए, देखने में तो ये टिश्यू पैथोलॉजी मेन लगती है कि वही दुरुस्त होना चाहिए। मेंटली वो कितनी दुरुस्त हो गई, मेंटल सिम्टम्स कितने चले गए, वो पता नहीं है। लेकिन रेमेडी मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे भी चुनी हो तो भी उसका फॉलोअप जो है, हम लोग खाली ये टिश्यू पैथोलॉजी का रिस्पांस कैसा है उसी बेसिस पे हम लोग जाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शुरू में हम लोग जब पढ़ते थे, जब हमको ये पढ़ाया जाता था कि बोनिंग-हुसैन रेपर्टरी अगर फॉलो करोगे तो इट इज ग्रैंड जनरलाइजेशन, फिजिकल सिम्टम्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, एंड केन्स रेपर्टरी फॉलो करोगे तो मेंटल सिम्टम्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस और जनरलिटीज आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम क्लिनिक में काम करने लगे, जब ऐसा हुआ कि उसमें भी हम लोग एक रेमेडी का रेंज निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर्स, जो ग्रैंड जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो करके पर्टिकुलर्स के बेसिस पे भी हम लोग रेमेडी निकालते हैं, रेमेडीज का रेंज निकालते हैं, एंड वो रेंज में मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एंड तो फाइनली रेमेडी जो फाइनल होती है वो खाली मेंटल सिम्टम्स पे ही होती है। लेकिन कॉन्क्रीट सामने जो सिम्टम्स होते हैं उनको कोई लोग एलिमिनेटिंग सिम्टम बोल के यूज करेंगे, या एक रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे, लेकिन डेफिनेटली यूजफुल होता है। मुझे याद है हम लोग पैरासाइटोलॉजी पढ़ते थे, और थ्रेडवर्म की केस, टिपिकल वन गर्ल एट द एज ऑफ 4 to 5 years, इवनिंग में टिपिकल उसको रेस्टलेस हो जाती थी, इधर उधर घूमती थी, और पेरेंट्स देखते थे क्या हुआ क्या हुआ, वो खोल के देखेंगे तो पेरिनियम में एक थ्रेड वर्म या पिन वर्म निकलता था। फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पैरासाइटोलॉजी, ये सिंपल केस थी कि एंट्रोबायस वर्मिकुलरिस, जिसको पिन वर्म कहेंगे, थ्रेड वर्म कहेंगे, वो बच्चों में आता है। एंड टिपिकली इवनिंग में
वो फीमेल बाहर आती है लेग ले करने में। लेकिन मैं जब देखा, ये होम्योपैथ के पास लेके गया एज ए स्टूडेंट, तो वो लेडी होम्योपैथ ने उसको एकोनाइट दिया। मैं बोला यार एकोनाइट का और ये वर्म डिवर्मिंग का क्या लेना देना है? बोली नहीं, अदरवाइज हेल्दी चाइल्ड, सडन ऑनसेट, इवनिंग ऑनसेट। देखिए, पैरासाइटोलॉजी में कहा गया है कि वो थ्रेडवर्म की जो फीमेल है वो इवनिंग टाइम में बाहर आके ले करती है, एंड एज ए फिजियोलॉजी वहां पे इचिंग होता है। एंड एकोनाइट हैज बीन मेंशन्ड। आपने अगर एसआर पाठक जी का अगर देखा रेपर्टरी, तो उसमें मेंशन किया हुआ है एकोनाइट एज ए रेमेडी। तो फिजिकल सिम्टम्स, पैथोलॉजी सिम्टम्स आल्सो आर इंडिकेटिंग द रेमेडी, एंड यू कैन क्विकली प्रिस्क्राइब। एट द सेम टाइम मैंने एक देखा है कि टिश्यू लेवल पे जब रेमेडीज काम करती है तो हम लोगों को एक कॉन्क्रीट एविडेंस मिलता है कि ये दुरुस्ती हो रही है। इसलिए हम लोग रेमेडी कोई भी बेसिस पे करें, कोई भी बेसिस पे करे, लेकिन रेमेडी का जो दुरुस्ती है या परिमाण है वो टिश्यू लेवल पे ही आता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर एक केस दे रहा हूँ कि एक लेडी अराउंड 59-60 एज, और उसको पॉलीयूरिया ये सिम्टम्स हो रहे थे फर्स्ट टाइम। वो तो नॉन डायबिटिक नहीं थी, तो हमने उसका ब्लड शुगर करवाया, तो इट वाज 320 फास्टिंग का। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि तुम अभी, हो सकता है कि स्ट्रेस डायबिटीज हो या कोई ट्रांजिएंट फेनोमेना हो, यू डोंट गो फॉर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। एंड उसने सुनी। और होम्योपैथिक का रेमेडीज हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, वर्कआउट कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सडनली, और वो काफी दुख में थी। तो नेचुरली हम लोग ये बेसिस पे सोच रहे थे कि इग्नेशिया रेमेडी आएगी, ये आएगी। लेकिन उसको पूछा ये क्या सोच रहे थे आप, क्योंकि जो शॉक में है, डिप्रेशन में, क्या सोच रहे थे? वो बोली नहीं, हस्बैंड का डेथ की वजह से मुझे लगा कि ये जीवन क्या है, ये डेथ क्या है। वो डेथ के बारे में मैं सुन रही पढ़ना शुरू की, थिंक करना शुरू की। तो हम लोगों ने ये बेसिस पे एक रेमेडी देखा कि जिंकम मेटालिकम में मेंशन है कि थिंग्स कामली अबाउट द डेथ। जरूरी नहीं कि फियर ऑफ डेथ हो, या डिप्रेशन हो, या कोई बड़ी एंजाइटी हो, या कोई इनसिक्योरिटी हो, या कोई इमोशनल लॉस भी नहीं। बट death of her husband provoked her to ponder upon the death in general, not specific loss of her husband's demise or whatever. ये बेसिस पे हमने जिंकम मेटालिकम देने के बाद उसको इग्नेशिया दे दिया। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं कि 4 महीने हमने वीकली उसका फास्टिंग ब्लड शुगर करवाया, एंड इट स्टेडीली केम डाउन। ऑफ कोर्स कि हमेशा जैसा होता है कि एलोपैथिक डॉक्टरों ने उसको लेबल कर दिया कि इट इज अ टिपिकल केस ऑफ नेचुरल रिग्रेशन ऑफ पैथोलॉजी, ये ट्रेस डायबिटीज होता है, वैसे उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरी नहीं होती है। यही लोग उसको बोलते थे कि यू आर सिटिंग ऑन बॉम्बशेल एंड यू आर नॉट टेकिंग एलोपैथी एट ऑल, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन टेकिंग होम्योपैथी एट दिस हाई ब्लड शुगर। एंड 4 महीने के अंदर उसकी ब्लड शुगर जो है कम होते गई। देखिए उसका मेंटल फेनोमेना कितना इम्प्रूव हो गया, वो तो कोई मेजर इशू था ही नहीं। मतलब कि उसको थोड़ा डिप्रेस लगती थी, ये वो, उनको कोई एंटी डिप्रेसेंट लेने की भी तो नौबत नहीं थी। टिश्यू लेवल पे उसकी पैथोलॉजी थी, लेकिन बेसिस कोई भी हो, हमने जब दवा मेंटल सिम्टम्स पे भी दी तो भी टिश्यू लेवल पे उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसके वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं तो वो दुरुस्त हो गई। देखिए डिप्रेशन का जैसे एंटी डिप्रेशन देने की सिवाय खाली होम्योपैथिक पे अगर वो उसका डिप्रेशन चला गया तो हम लोगों को इतनी क्रेडिबिलिटी लगेगी नहीं लोगों को कि ये दवा से हुआ। लेकिन जैसे उसकी ब्लड शुगर 320 से लेके 113 तक आ गई स्टेडीली, इट बिकेम 270, 250, एकदम स्टेडीली नाउ, एंड 1 मंथ इट इज स्टेबल एट 113।
तो ये हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि इवन टू प्रूव द रिजल्ट्स वी नीड द क्रेडिबिलिटी एट द टिश्यू लेवल। सो जब भी हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी लेवल के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे और भी एक याद है कि मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे और उनके ऊपर कोई करप्शन की केस चल रही थी एंड ही वाज वेरी रेस्टलेस। तो उनके फ्रेंड मेरे पास लेके आए थे। ही वाज नॉट इन पोजीशन टू गिव हिज होल केस। लेकिन जब पूरा केस लेने के बाद में मैंने उनको दवा दी, ही वाज लाइक टिपिकली इम्पल्सिव, देन एंटीसिपेटरी एंजाइटी एंड व्हाट नॉट, and I still remember I gave him argentum nitricum as a remedy because he was too impulsive and time passes slowly and even at physical level. मजे की बात आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि तीसरे दिन मुझे उसके एक फ्रेंड का फोन आया, जो जो कॉमन फ्रेंड जो लेके आए थे। तो उसने विदाउट गिविंग रेफरेंस टू दिस केस उसने पूछा कि डॉक्टर, होम्योपैथिक दवा से कभी एग्रेवेशन भी हो सकता है? तो मैंने कहा कभी कभी हो सकता है, एज इट कैन बी पॉजिटिव साइन और इट कैन बी नेगेटिव साइन ऑल्सो, डिपेंड्स। तो बोलता है वो आपके पास जो पेशेंट आया था, जो मेंटल पेशेंट था, उसने सुसाइड कर लिया सक्सेसफुली। समझिए, तो ये जो मेंटल सिम्टम्स के ऊपर ही हम लोग अगर दवा देंगे तो कभी कभी क्या होता है कि इफ द रेमेडी इज नॉट मैचिंग एट फिजिकल लेवल और एवरी लेवल ऑफ द बीइंग एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर रेमेडी आप सिलेक्ट करते हो तो सो फar एज पॉसिबल सी दैट इट इज matching at body level also. If there is a remedy which is not matching at body level, and if only mental symptoms are indicating something, you think twice before giving it. So treat the concrete pathology symptoms first. If the remedy is same for body symptoms and mind symptoms, wonderful, nothing like that. But if there is a different indicator, the remedy is indicated, on physical level something, and if at mental symptoms are indicating something else, then see that have via media where you use some drainage remedy based on pathology. आपको याद होगा कि डॉक्टर पीरी स्मिथ, who has been direct disciple of Kent, in 1975 there was International Congress in India, and there he talked about the concept of this drainage remedy or the satellite remedy, where ये जो रेमेडीज होते हैं वो एक डीप एक्टिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को प्लेटफॉर्म बना देते हैं। टिश्यू लेवल के रेमेडीज जो है प्लेटफॉर्म बना देते हैं, कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि लाइकोपोडियम रेमेडी है, तो लाइकोपोडियम अगर देखिए आज के टोटेलिटी पे हमने किया, आज की टोटेलिटी का मतलब है कि आज के डे की टोटेलिटी, या ये मंथ में जो सिम्टम्स आए उसकी टोटेलिटी, या ये 1 ईयर की, या ये लाइफ की। तो ये अगर लाइकोपोडियम रेमेडी होती है तो कभी कभी अगर इफ द टाइम इज नॉट मैचिंग, तो हो सकता है कि उसका अनबियरेबल एग्रवेशन हो। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि उसका जो एक्यूट एनालॉग हो, टिश्यू लेवल का उसका एनालॉग हो, देन डिपेंडिंग उसका ड्रेनेज रेमेडी हो सकता है कि स्किन का है तो अनाकार्डियम हो, या अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का है तो चेलिडोनियम हो। तो ऐसे ड्रेनेज रेमेडी, प्रीकर्सर रेमेडी हम लोग देंगे, एंड उसके बाद हम लोग ये सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल या डीप एक्टिंग रेमेडी देंगे। तो हम लोगों को एक एग्रेवेशन को डरने की नौबत नहीं आएगी। मुझे अभी भी याद है कि एक सज्जन थे, बहुत सीनियर थे, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सैनिक, एंड लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर एरिया। तो वो मेरे पास आए थे उनके प्रोस्टेट कैंसर के लिए। एक्चुअली वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट थी, ही वाज अराउंड 76 78 इयर्स एज, एंड उनका
उस समय ये खाली बायोप्सी लेना पड़ता था, सीटी स्कैन ये वो नहीं था उस जमाने में। तो उनको एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन से हार्ड आया था प्रोस्टेट, फिर बीडेड अपीयरेंस आया था, वो बेसिस पे सस्पेक्ट किया, बायोप्सी किया एंड इट वाज कैंसर। तो हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन बीइंग वीआईपी उनको वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए कि हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट। ही वॉज फाइन विथ अवर मेडिसिन फॉर 1 ईयर, ही हैड नो इशू, बारिंग थोड़ा सा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट था, और उसके जो ब्लैडर के सिम्टम थे वो भी सबसाइड हो गए थे, अच्छी रिलीफ थी। लेकिन उन्होंने मुझे जस्ट पूछा, उनके जो फ्रेंड आए थे एमपी, कि डू यू थिंक वो दुरुस्त हो है या नहीं है उनका। मैं बोला वो तो नहीं, हम कैंसर के बारे में तो बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग एक कर सकते हैं कि उनके बॉडी ने जो कैंसर प्रोग्रेस होने दिया था उसको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं थ्रू होम्योपैथी, एंड हो सकता है उनकी बॉडी उसको अरेस्ट करे कैंसर को। हम लोग डायरेक्टली उसको कुछ नहीं कर सकते कैंसर का, हमारा टारगेट वो है ही नहीं। हमारा टारगेट ये है कि उनके बॉडी ने जो भी कॉम्प्रोमाइज करके ये कैंसर जैसी डेवलपमेंट होने दी, तो उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। जैसे भी वो ट्रीटमेंट होगी वो रिवर्स होंगे। वो बोले नहीं, ये तो काफी वेग भाषण दे रहे हैं, एंड ही टुक हिम टू मेडिकल कॉलेज, और उनको जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो देने लगे, एंड ही डिटोरिएटेड विद इन अ मंथ and lost his voice and what not, and he succumbed to it। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोगों को टिश्यू लेवल पे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट करने होंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है मेरे पास, कि एक लड़की एक 13-14 साल के एज में मेरे पास लाई, कि उसको किडनी फेल्योर है, रीनल फेल्योर, और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का लेटर था टू द हायर सेंटर, रेफर टू हायर सेंटर फॉर फर्दर मैनेजमेंट। 2 साल पहले उसकी एक किडनी निकाल दी गई थी, खराब हो गई बोल के। अब निकालने के बाद ये दूसरी एक जो अच्छी अच्छी किडनी थी वो भी तकलीफ, रीनल फेल्योर के सिम्टम आने लगे। फिर वो बोले ये तो नहीं निकाल सकते, वाइटल ऑर्गन है, एक ही किडनी है। तो हायर सेंटर को रेफर कर दिया। तो ये आया कि होम्योपैथी में उसकी कुछ ट्रीटमेंट हो सकती है क्या। लेकिन उस समय मैंने कहा देखो, एक तो उसकी एक किडनी चली गई है, और ये तो पहले ही निकाल दी है, और ये किडनी खराब हो गई है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम लोग ज्वाइंटली ट्रीट करेंगे। और फॉर्चुनेटली हमारे जो होम्योपैथी के टीचर थे, डॉक्टर डी मिस्त्री सानी साहब मिले हैं उनको शायद, है ना। तो उनके पास मैंने भेज दिया, बीइंग सर्जन बट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी, एंड वो होम्योपैथ ऐसे थे कि ही वाज मोर ऑर्थोडॉक्स देन मी इन होम्योपैथी। अब उनके पास जब मैंने केस भेजी, तो वो लड़की का फिजिकल एग्जामिनेशन करके बोले इट सीम्स कि ये फ्लोटिंग किडनी है। अब फ्लोटिंग किडनी में हम लोग होम्योपैथी देते रहेंगे, हो सकता है कि वो इतना जल्दी दुरुस्त ना हो। तो वो फ्लोटिंग किडनी को फिक्स करने का सर्जरी किया तो ये दुरुस्त हो सकती है। उस जमाने में वो बोले मैंने तो वो सर्जरी छोड़ दी है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड पूना में है जो पूना में ये सर्जरी करेंगे और अच्छे है, वो दुरुस्त हो जाएगी। जब उनके पास गई ये लड़की तो वो बोले नहीं सही है, ये फ्लोटिंग किडनी है और सर्जरी से ये फिक्स करने से दुरुस्त हो जाएगी। उसका सर्जरी हुआ, वो किडनी फिक्स की, और उन्होंने बताया कि पहले किडनी क्यों निकाली, वो भी फ्लोटिंग ही हो सकती है ऐसे ही, और गलती से निकाल दी है, कोई बात नहीं। किडनी अभी भी उसको, बच्चे हो गए, काफी बच्चे बड़े हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये, कि होम्योपैथी के केस में भी अगर टिश्यू लेवल का डायग्नोसिस न हो तो हम लोगों को केस मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट जाती है, कि प्रोग्नोसिस के नहीं तो कितना ब्लेम आता था। हम लोग अगर सिम्टम बेसिस पे हम लोग दवा देते बैठते थे, और वो ऑर्गेनिक डिफेक्ट है, फ्लोटिंग किडनी है और फिक्स नहीं हो गई है, तो अगर डैमेज हो गई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हम लोगों को पेशेंट का डायग्नोसिस पता चलना, और वो बेसिस पे मैनेजमेंट हो सकता है। कि रेमेडी हम लोग कंप्लीटली टोटेलिटी बेसिस पे देंगे, उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन टिश्यू लेवल सिम्टम्स का महत्व काफी ज्यादा है। मुझे आज भी एक केस याद है, कि मेरे पास एक 5-6 महीने का
काफी मेडिकल कॉलेज के केस पेपर लेके एक लेडी को लाया गया। वो शी वॉज वाइफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मेडिकल कॉलेज। अब वो बोले तुम्हारे पास एमीबिक कोलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट है क्या? पूरे केस पेपर देख के उसको कुछ एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन, ये वो एंटी एंजाइटी सब दिया था, और उसको फ्रीक्वेंट स्टूल्स, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, ये सब डायग्नोसिस किया था। जब उसका देखा तो गले के पास थोड़ा स्वेलिंग था, फीवरिश लगती थी, बार बार स्टूल्स होते थे और वजन घटता था। तो जस्ट मैंने सजेस्ट किया कि आप इसके थायराइड टेस्ट क्यों नहीं करते। और जब उसकी थायराइड, उस समय तो कोई तालुक प्लेस में थायराइड का T3 T4 TSH नहीं होता था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में थे तो सीरम निकाल के बॉम्बे भेजा और उसका थायरोटॉक्सिसिस का डायग्नोसिस हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेडिकल कॉलेज में डीन ने मीटिंग ली कि अपने स्टाफ के वाइफ का डायग्नोसिस एक गांव में छोटा सा होम्योपैथ करता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि टिश्यू लेवल के सिम्टम्स डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस के लिए भी जरूरी है, फॉलोअप के लिए भी जरूरी है, और अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए भी जरूरी है। ये अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। आज भी मुझे याद है कि बीड कॉलेज में जब मैं पीजी का हॉस्पिटल का इंचार्ज था, उस समय एक लड़की को लाया गया था। एक 14-15 साल की लड़की आई और हमारे पीजी स्टूडेंट ने केस लिया था, और उन्होंने कहा कि हम लोग आपके हेड को मिलना चाहते हैं, हम लोग बचपन से उनको पहचानते हैं। तो वो लाई गई। तो मैंने देखा कि उसको कुछ नहीं, सिंपल कंप्लेंट थी कि थ्रोट में थोड़ा सा पेन था, स्वालोइंग में डिफिकल्टी थी, और लेकिन टॉक्सिसिटी ट्रिमेंडस थी। मैंने देखा कि गले में सुडोमेम्ब्रेन तो है ही नहीं डिप्थीरिया वाला, वो भी नहीं है, इतनी टॉक्सिटी, फीवर तो एकदम लो ग्रेड का है, 99-100 का फीवर है, और वो swallowing में डिफिकल्टी दे रही है। और इतनी टॉक्सिसिटी कि जैसे बेप्टिशिया में जैसी टॉक्सिटी हम देखते हैं, उतनी टॉक्सिसिटी उसमें थी लड़की में, अनएक्सप्लेन्ड। तो मैंने थ्रोट देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें सस्पेक्ट किया, उनको कहा कि आप ईएनटी का चेकअप करवा लो। वो बोले नहीं, हम हमारे रिश्तेदार के घर पे जाएंगे और बाद में जाएंगे। नहीं, मैंने हमारे रिसेप्शन को कहलाया कि आप फोन करो, ईएनटी सर्जन को दिखाओ। 10 मिनट में वो लड़की लेके गई, और ईएनटी सर्जन ने कहा कि शी नीड्स इमरजेंसी सर्जरी। इट वॉज लुडविग्स अंजाइना। वो केस बीड में डिस्ट्रिक्ट में वो एलोपैथिक डॉक्टरों ने प्रेजेंट की कि फर्स्ट टाइम ये केस है कि जो जिंदा है जब डायग्नोसिस हुआ। जनरली उसका पोस्टमार्टम डायग्नोसिस होता है। लुडविग्स एंजाइना, इट्स सेलुलाइटिस इन द थ्रोट। तो इसलिए हम लोगों को टिश्यू लेवल की जो पैथोलॉजी है ना, उसका इम्पोर्टेंस सभी तरफ से है, नॉट ओनली रेमेडी सिलेक्शन। हम लोग उसका फॉलोअप ले सकते हैं, उसका प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट भी इजी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम टिश्यू लेवल पे अगर नहीं जाएंगे, मैं हमेशा एक केस का मुझे याद है कि एक लक्षण दिखाया, एक एक्यूट केस थी कि पेट में भारीपन होता है। क्या होता है, कब होता है? अराउंड 12 to 2 o'clock, अराउंड डे टाइम में 12 to 2 होता है। क्या होता है? नहीं नहीं, एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं, थर्स्ट वो लगती है, बार बार पानी पीना पड़ता है, पानी पिया नहीं जाता है। पानी की थर्स्ट तो है, लेकिन पानी थोड़ा भी पिया तो एकदम पेट में हेवी लगता है। अब आप बोलिए कि 12 to 2 है, सडन लेके है, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन है, ड्राइनेस है, बट कैनॉट ड्रिंक मोर, थर्स्ट फॉर जस्ट सिप्स, एंड पेट में भारी होता है। तो हम लोगों को लगता था ये आर्सेनिक का टिपिकल सिम्टम है। लेकिन हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी है, इसलिए एज ए डॉक्टर हम लोग सोचते थे कि सुबह से कैसा रहा माहौल। नहीं, हम लोग खाना खाए और खाने के बाद ये शुरू हो गया। तो देखिए, अगर किसी ने पानी नहीं पिया है, अगर बिना पानी पिए, अगर थर्स्ट होते हुए और हंगर होते हुए अगर खाना खाया, तो वन हैज टू इन्वेस्ट एक आधा लीटर तो सलाइवा आएगा। सलाइवा कहाँ से आएगा? बॉडी से आएगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो थर्स्ट तो लगेगी।
लेकिन अगर खाना खाया है तो कितना भी पानी पिया तो स्टमक तो फुल रहेगा, और स्टमक फुल रहेगा, पानी तो पी नहीं सकेंगे, प्यास तो जाएगी नहीं। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि टिश्यू लेवल की पैथोलॉजी का हम लोग अगर स्टडी नहीं है तो हम लोग कभी कभी रेमेडी गलत देने का भी चांस होता है। ये तो मेंटेनेंस इशू है। तो उसके मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ऐसा करो, कल से 1 घंटा पहले काफी पानी पियो, 1 लीटर के ऊपर पानी पियो, और फिर खाना का होता है क्या देखो। एंड नेक्स्ट डे पर्सन ने रिप्लाई किया, कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छा है, वो रेस्टलेसनेस या डिस्कम्फर्ट या ड्राइनेस और पानी नहीं पी सकते ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हम लोग कभी भी बॉडी लेवल या टिश्यू लेवल सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। और ये दूसरी बात मैंने इससे एक्सपीरियंस आया कि हमारे पास मेरे बड़े भैया वेटरनरियन है, तो कभी कभी वेटरनरी के केसेस में होम्योपैथी देने का हम लोग प्रयास करते थे। और उस समय तो क्या था कि एक वायरल एनकेफेलाइटिस हो गया था गोट शिप में, और उसके उसको वो लोग सर्कलिंग डिजीज भी बोलते हैं, सर्कलिंग डिजीज। और उसमें 2-3 चक्कर खा के 1-1.5 दिन में वो गोट मर जाती है। तो हमने वेदर देख के, लिप साइडेड ये देख के हमने उसको रस्टॉक्स फॉलोड बाय फॉस्फोरस दिए थे। कंप्लीटली उसको प्रिवेंटिव बोल के भी वो यूजफुल रहा, एंड क्यूरेटिव बोल पे भी। वो तो शेफर्ड लोग साथ में ही रखते थे डोजेस और देते थे, एंड इट डिड वर्क। तो अब देखिए, ये लेवल में तो एनिमल्स में हम लोग कौन से मेंटल्स ले सकते हैं, दे दे टिश्यू पैथोलॉजी। जैसे वहां पे एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर गवर्नमेंट का, तो उनके इसमें एक ओलिगोरिया का केस था कि उसको क्या हुआ था कि स्पर्मेटिक काउंट जो है उसका कम हो गया था, वो बुल का। एंड वो तो प्रेशियस बुल था, तो उसमें अगर स्पर्मेटिक काउंट डिप्लीट होता है, स्पर्म्स की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में काफी बाधा आती है। तो इसलिए हमने उस इसमें एसिड फॉस 12C दिया, एंड इट डिड इम्प्रूव। तो कभी कभी ये पैथोलॉजी लेवल के जो जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, दे डू वंडरफुल वर्क। हमने और एक बात देखी कि हम लोग ने कीलॉइड के ऊपर काफी काम किया हुआ है। कीलॉइड में हमने स्टडी किया कि उसमें काफी रेमेडीज तो नोन है, जिसमें थियोसोनेमिन है, थूजा है, एसिड फ्लोर है, एसिड नाइट्रिकम है, ग्राफाइटिस है। ये तो नॉन रेमेडीज है, वो तो पूरी लिस्ट हमने दी थी। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि इवन मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे जो जिपमर है, मेडिकल कॉलेज में जो प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है, उनके हेड के साथ हम लोग काफी डिस्कशन करते थे कि ये कीलॉइड में एक्चुअली एट टिश्यू लेवल क्या होता है। तो उन्होंने अच्छे तरह से समझाया कि देखिए, कोई भी वुंड हो, उसके हीलिंग के 4 फेजेस होते हैं। कि जैसे पहला फेज होता है कि वहां पे रश ऑफ ब्लड सप्लाई आता है, तो ब्लीडिंग न हो इसलिए फाइब्रिन या कोलेजन जमा हो जाता है। दूसरा फेज होता है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है कि कोई इन्फेक्शन न हो, हीलिंग जल्दी हो, तो वहाँ पे अपने वाइट सेल्स या इम्यूनिटी सेल्स भी रश करते हैं। और तीसरा फेज होता है कि प्रोलिफरेशन होता है, कि जो रिप्लेसमेंट टिश्यू तैयार हो जाती है। एंड जनरली ये होने के बाद जब भी रिप्लेसमेंट टिश्यू कंप्लीट होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे मैच्योरिंग ऑफ स्टार, की रीमॉडलिंग होता है रिप्लेसमेंट कंप्लीट होने के बाद में, इट शुड बी इनिबिटेड, कि जैसे वो वुंड भर के आती है इनिबिट। ये कीलॉइड केस में वो जो लास्ट फेज है इनिबिट करने की, जब रिप्लेसमेंट कंप्लीट होती है, वहां पे वो फेज फेल हो जाती है, और उसके वजह से ये कंटिन्यू हो लाइफ ये कंटिन्यू करता है। अब ये जो है अनकंट्रोल, देखिए सिकेट्रिसेस फॉर्म होना इज ए फिजियोलॉजी हेल्दी, बट अंडर नॉट अंडर कंट्रोल। तो ये बेसिस पे हमने देखा कि जिंकम कैन बी द रेमेडी, एंड जिंकम प्रूव टू बी वंडरफुल रेमेडी विच वाज नॉट मच नोन। एक डॉक्टर कोपिकर थे चेन्नई में, उन्होंने पक्का मेंशन किया था एक हमारे वर्कशॉप में कि जिंकम कैन बी वेरी इफेक्टिव रेमेडी इन कीलॉइड लाइक टेंडेंसीज। एंड वही हमने देखा
कि टिश्यू, ये जो हम लोग जो स्टडी करते हैं रेमेडीज का, देखिए जैसे मायाजम है, मायाजम माइंड लेवल पे भी एविडेंट होती है, टिश्यू लेवल पे भी एविडेंट होती है। हमने देखा कि जैसे साइकोटिक टेंडेंसी है तो टिश्यू लेवल पे भी वो एविडेंट होगी, सिफिलिटिक टेंडेंसी है वो टिश्यू लेवल पे भी एविडेंट होगी, एंड इवन सोरिक टेंडेंसी। तो हम लोग इवन एट सेल्युलर फंक्शन, टिश्यू लेवल फंक्शन ऑल्सो, हम लोग मैथमेटिक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, रेमेडी डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली प्रोग्नोसिस के लिए भी यूजफुल होगा, क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए भी यूजफुल होगा। हमने एक वर्कशॉप में काफी हमारे पीजी का वर्कशॉप था, उसमें हम लोग एक केस डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1 डे अर्लियर, और सब लोग अपना अपना वर्किंग करके केस आते थे और फिर डिस्कशन होता था। दिस यूज्ड टू बी अवर क्लिनिकल वर्कशॉप। तो वो जब केस थी, मैंने देखा कि काफी लोगों ने केवल फिजिकल सिम्टम्स पे वो रेमेडी निकाली थी, और काफी लोगों ने मेंटल सिम्टम्स वगैरह, जो जो प्राइमरी फिजिशियन थे या ट्रीटिंग फिजिशियन थे, उन्होंने काफी एनालिसिस दिखाया एग्जॉस्टिव, कि जो मेंटल सिम्टम्स है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है निकाला। एंड मैकर वाज द रेमेडी वेयर सम स्टूडेंट्स they came up with beautiful description of Mac curve at physical level. सेम थिंग में हमने देखा कि एक केस में, जैसे कोलेसिस्टाइटिस की केस थी, ओल्ड लेडी कोले, और उसको गॉलस्टोन भी थे, और उसके इसमें कैल्केरिया कार्ब जो रेमेडी निकाली थी, एक ग्रुप ने परफेक्टली मेंटल सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल ये इस पे निकाली, और ये ग्रुप ऐसा था कि 4-5 फिजिकल जनरलिटीज पे वो रेमेडीज निकाली थी, एंड द सेम रेमेडी वाज यूजफुल। मुझे एक केस याद है, ये टीचर थे और उनको ब्लैडर में काफी ह्यूज कैलकुलस था, सॉफ्ट था इसलिए कोई सिम्टम नहीं थे, और कोइंसिडेंटली एक्सरे निकाला और उनको तो वो बोली थी सिंपल, वील ऑपरेट इट, सर्जन ने, एंड ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। और जैसे ही ओटी में, एंड ही वाज वेरी बोल्ड एजुकेटेड, और उनका बेटा खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, और जब जैसे ओटी में जाते थे वो माहौल देख के उनका ब्लड प्रेशर शूट होता था। 2 बार हुआ। फाइनली उनकी वैकेशन खत्म हो गई, क्योंकि टीचर थे तो वैकेशन में कराएंगे सर्जरी, वैकेशन खत्म हो गई 2 बार। ये बीपी हाई होने से अनस्थीसिया, पीपल सेड विद सच हाई बीपी वी वोंट गिव अनस्थीसिया। तो वो बोले इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट वैकेशन में कराएंगे, 6 महीने के बाद जो मिड टर्म का मिलता है उसमें कराएंगे। तो जब तक होम्योपैथी ले ले, अभी उनको ये जो बेसिस पे कि अदरवाइज ही वॉज वेरी बोल्ड, तो वो बेसिस पे हमने लाइकोपोडियम उनकी रेमेडी निकाली थी। तो उनको काफी ड्रेनेज, बर्बेरिस वल्गेरिस और एक्विसेटम ये एकदम लो 2x में दे के लाइकोपोडियम इनफ्रीक्वेंटली दिया था, और हम बोले कि ठीक है, आप अगर करना है सर्जरी तो करा सकते हैं, क्योंकि सिम्टोमेटिकली रिलीफ था। जब वो गए और एक्सरे निकाला, एब्सोल्युटली देयर वाज नो कैलकुलस एट ऑल। ये ग्रेवल पास करने की हिस्ट्री भी नहीं थी, टर्बिडिटी की हिस्ट्री नहीं थी, धीरे 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 डिसेडिमेंट होके वो चला गया। तो एक टिश्यू लेवल पे हम लोगों को एक एविडेंट ये मिलता है। मुझे और एक केस याद है कि उनको दोनों किडनीज में स्टोन थे, दोनों किडनीज में, और टोटली 7 स्टोन्स थे, एंड ये बात है अराउंड 93-94 की। उस समय उनको हाईली डायबिटिक थे, और तो ये यूरोलॉजिस्ट ट्राइड कि उस समय वो सिस्टोस्कोप से निकालेंगे, सिस्टोस्कोप कितना डालेंगे, वो यूरेटर तक भी जा सकता है लेकिन किडनी का तो नहीं जा सकता है। तो बोले नहीं, इसको सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन सर्जरी भी करेंगे ओपन, तो हम लोग दोनों किडनीज के एकदम तो नहीं करेंगे। फिर लिथोट्रिप्सी करेंगे, तो बॉम्बे में ही जाना पड़ता था उस समय लिथोट्रिप्सी के लिए, और हर एक स्टोन के साइज के हिसाब से लिथोट्रिप्सी वाले चार्जेस देते थे। वो बोला नहीं, इतने तो 60-70 हजार रुपए कलेक्ट करने के लिए, ये 91-92 की बात है, मुझे काफी समय लगेगा, मैं आप होम्योपैथी ले लूंगा, और बच्चा कुचा तो मैं 5-6 महीने के बाद मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा। उसी समय हमने यही
कि उनका डायबिटीज तो इट वाज बीइंग ट्रीटेड कि एलोपैथिक साइड से ऑलरेडी। तो हमने बर्बेरिस वल्गेरिस एंड एक्विसेटम एंड सारिसिप्रिला ये रेमेडीज दिए और उनको उनके सिम्टम आधारित नेट्रम फॉस पोटेंसी में दिए थे, और बाकी हम लोग 2x 3x में दिए थे, लो में ऑर्गन रेमेडीज बोल के। हमने वेरी फ्रीक्वेंटली रेमेडीज दिए, ऑलमोस्ट लाइक 4 आवरली 5 बार वगैरह देते थे, और पानी पीने का हाइड्रोथेरेपी काफी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो पैसा लेके बॉम्बे गए लिथोट्रिप्सी करने तो इट वाज जस्ट 1 सॉलिटरी स्टोन, बाकी सब लोग चले गए। मतलब एट टिश्यू लेवल भी हम लोगों के रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं और इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी हम लोगों को मिलती है। एंड ऑफ कोर्स उसका अगर कोरिलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल से और इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टिश्यू लेवल पे भी हम लोग अगर रेमेडीज देंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट मिलता है। अभी देखिए कि अगर सब पैरामीटर्स अपन क्लासिकल होम्योपैथी के लगाएंगे, कि सब लोग पूछेंगे कि इज इट अ क्लासिकल होम्योपैथी, और कोई लोग बोलेंगे नहीं इट इज आफ्टर पैलिएशन सप्रेशन। ठीक है, टू सम एक्सटेंट वन कैन आर्ग्यू विथ इट एंड देयर वुड बी नो एंड टू इट, लेकिन एक एक नोवाइस बल्कि एक पेरीफेरी में हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो रिजल्ट है ना, ये सच मोटिवेटिंग टाइप कि हम लोगों को एक है कि अनफैथमेबल इट इज, नो लिमिट फॉर द रिजल्ट्स, बट एक टिश्यू लेवल के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, उसमें काफी सक्सेस क्रेडिबिलिटी दे देता है। मुझे अभी भी याद है कि एक 15-16 साल की बच्ची स्कूल की, उसको रूमेटिक फीवर आ गया, एसओ टाइटर हाई था, जॉइंट पेन हो रहे थे, और उसकी जो एडवोकेट भाई है वो बोले हम होम्योपैथी देंगे उसको, क्योंकि उसको शुरू से ड्रग की रिएक्शन आती है। मैं जब केस लेने लगा तो उसका एक कजन जो पीडियाट्रिशियन बन के आया था, वो चिल्लाने लगा ये होम्योपैथ को क्या पता है कि उसका हार्ट खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, आप होम्योपैथी क्यों दे रहे हो। और नेचुरली उसका सुनना पड़ा उनको। अब जब उसको लेके गए उसकी कलर डॉपलर कराने तो हार्ट वाज ऑलरेडी अफेक्टेड। कभी कभी रूमेटिक फीवर में दोनों चीजें साथ में हो जाती है, रूमेटिक फीवर भी आता है एंड वैल्वुलर इन्वॉल्वमेंट पहले भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एज ए सीक्वली होता है, एसोसिएटेड होता है, और उसके केस में वैसा हुआ। एंड शी कुड नॉट बी गिवन लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, उस समय वो पेनिड्योर देते थे लेकिन उसको रिएक्शन आती थी, और फिर उनको लिमिटेशन आया और होम्योपैथिक दवा शुरू कर दी। अब जैसे वो होम्योपैथिक दवा शुरू कर दी, रूमेटिक फीवर तो चला गया, उसका जो वैल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, माइट्रल वॉल्व स्टीनोसिस हुआ था, वो तो वैसा ही रहा, लेकिन शी वॉज ग्रोइंग वेल, मेंस्ट्रुएशन अच्छे से हुआ, उसकी शादी हो गई, उसकी कंसीव हो गई, उतना ही नहीं उसको ट्विंस डिटेक्ट हुए कंसेप्शन में। वो तो सब लोग अरे ये तो रोमेटिक फीवर वाली लड़की है, माइट्रल वॉल्व ऑलरेडी प्रोलैप्स है, और इसको तो हम लोग एनेस्थीसिया देने की है तो कैसे करेंगे, नहीं शी डिलीवर्ड, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और अभी उसका पति तो रिटायर हो गया, शी इज अराउंड 60 years नाउ, अभी तक उसका कोई रिपेयर भी नहीं करना पड़ा, वालुलर रिप्लेसमेंट भी नहीं करनी पड़ी। तो ये जो केसेस है ना, एट टिश्यू लेवल पैथोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो होम्योपैथी के लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। एक समाज में होम्योपैथी की इमेज अच्छी हो जाती है। और एंड ऐसे केसेस में देखता हूँ कि देखिए अभी एक लड़का नहीं, अभी तो ही इज अ मिडिल एजेड पर्सन। मैं लातूर कॉलेज में था जब मेरे पास वो लड़के को आया था, हमारे पास वो 10 दिन के लिए एडमिट था, रोमेटिक फीवर का ही केस, और उसका अर्थराइटिस भी सेटल हो गया, उसका रोमेटिक वॉल्व, उसको वॉल्वुलर अफेक्शन हुआ नहीं, एंड अभी भी वो उसको एएसओ टाइटर भी इट वाज स्ट्रांगली पॉजिटिव, इन 1:600 डाइल्यूशन पॉजिटिव। इन स्पाइट ऑफ दैट लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन दिया नहीं, केवल केवल होम्योपैथी पे वो आज ही इज रनिंग वन केमिकल इंडस्ट्री इन पुणे नाउ, क्वाइट हेल्दी। तो एक टिश्यू लेवल की पैथोलॉजी का रिवर्सल जो है ना, इट इज वेरी मच रिवॉर्डिंग फॉर होम्योपैथ, इट्स वेरी मच encouraging for homeopath, but at the same time if you get some cases where no physical level pathology is there,
it goes very difficult for us then. There you have to. So मेरा एक कहना है कि कोई भी पेशेंट में जो एस्पेक्ट एविडेंट है, टिश्यू लेवल एस्पेक्ट एविडेंट है, grab it, give remedy on the basis of that. If mental symptoms available है, वो बेसिस पे रेमेडी दो. अगर दोनों अवेलेबल है तो नथिंग लाइक दैट, बेस्ट. मुझे अभी भी याद है केस, एक मिडिल एजेड लेडी सिजोफ्रेनिया की थी और उसको 6 मिलेरियल टैबलेट्स देते थे कंप्लीट, उसको साइकेट्रिस्ट. तो उसके हस्बैंड एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग होम्योपैथी लेना चाहते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने जो हिस्ट्री ली, मैं 10 साल पहले से जो जो उसको सिजोफ्रेनिया की कंप्लेंट थी उसकी पूरी हिस्ट्री ली. और मेरे एक मेंटर को मैंने कंसल्ट किया था, डॉक्टर भाऊ नागवंशी फ्रॉम सोलापुर. ही वाज अ मैच्योर होम्योपैथ उस समय के. उन्होंने 3 दिन वो केस ली थी, 2-2 घंटा इंटरोगेट करके, 3 दिन. और 3 दिन के बाद उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, इट वाज इन 79-80, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था मुझे कि देखो, गिव हर एकोनाइट 50 ml on day 1 followed by sulfur 200 in the morning on day 2. And believe me, she went on improving with this dose just with our placebo Saclac after that. तो मैंने क्यूरियसली पूछा कि आप एकोनाइट ने पैलेस कैसे दी 50 ml. तो उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि 10 साल पहले जैसे ऑनसेट हुआ सिजोफ्रेनिया का, तो वो ऑनसेट के टाइम में ऐसा हुआ कि दे वर ट्रैवलिंग to her maiden place with the whole family, and suddenly on way she started crying कि उसके गोद में उसका 4 महीने का बच्चा था और वो बच्चे को कुछ बीमारी हो गई है एंड रश टू हॉस्पिटल. वो बोली नहीं, हम लोग 1 घंटे में पहुंचेंगे. वो बोले नहीं, 1 घंटा तो उसना समय है ही नहीं, ये बच्चा एकदम बीमार है, तो नियरेस्ट हॉस्पिटल रश करो. तो वहां पे एक टाउनशिप था, वहां पे वो लोग गए, पीडियाट्रिशियन को के कांटेक्ट करके, उसने बच्चे को देखा, वो तो बोला बच्चा तो एकदम अच्छा है, क्वाइट हेल्दी. तो मतलब उसको एक सडन फियर आई, खुद के डेथ की नहीं, बच्चे के डेथ की सडन फियर, अदरवाइज हेल्दी. और वो अनसेट, और उसने जो वहां पे ड्रामा किया रोने का, जिसने कहा रश करो, तो वो बेसिस पे उन्होंने उसको एकोनाइट नेपेलस दिया. सडन फियर, इवनिंग ऑनसेट, अदरवाइज हेल्दी, एंड देन फॉलोड बाय सल्फर ऑफ कोर्स with all her thermal things and all, and she went on improving with this. so कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को पैथोलॉजी जो है ना टिश्यू लेवल की मिले तो इजी जाता है, नहीं मिला तो 3 days वन हैड टू टेक केस एंड कम टू द रेमेडी. तो इसलिए हम लोग मानेंगे हमेशा एक प्रैक्टिस की, हम लोग टिश्यू लेवल के सिम्टम्स पक्के स्टडी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करेंगे, होल फैमिली का ट्रेन करेंगे, पर्सनैलिटी स्टडी करेंगे, टोटलिटी करेंगे. लेकिन अगर रेमेडी में तफावत है कि मेंटल्स पे एक रेमेडी आ रही है तो फिजिकल्स पे एक रेमेडी आ रही है, तो हम लोग हमेशा प्रेफरेंस देंगे कॉन्क्रीट फिजिकल्स, टिश्यू लेवल में. ऑफ कोर्स उसमें काफी जनरलिटीज भी कभी कभी आती है कि जैसे टिश्यू लेवल के 3-4 कंप्लेंट्स है बट ओनली ऑन लेफ्ट साइड, तो हम लोगों को एक जनरलिटी मिल जाती है कि कभी कभी एक टिश्यू लेवल की कंप्लेंट है लेकिन एग्रीवेशन इज ओनली बिफोर पीरियड, एज अ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आता है, तो भी हमको एक जनरलिटी वो लेवल की मिल जाती है. तो डेफिनेटली वी आर गाइडेड, बट वी कैनॉट इग्नोर द टिश्यू लेवल पैथोलॉजी फॉर प्रोग्नोसिस, फॉर मैनेजमेंट, एज वेल एज इवन फॉलो अप ऑल्सो. मुझे लगता है कि हम लोग एक तरफ से बात करने से अच्छा है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसमें ज्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी. सर, आपने टिश्यू के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो टिश्यू लेवल पर और इसका मेंटल रिलेशंस क्या हो सकता है? मैंने ऐसा हम लोग को सोचना पड़ेगा ना, कि क्योंकि हम लोग मेंटल को भी देखते हैं, टिश्यू को भी देखते हैं. तो मैं भी तो हम तो इस फिलोसॉफी को हम लोग फॉलो करते हैं. किसी पेशेंट में हमको मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी पेशेंट में मेंटल सिम्टम्स नहीं मिलता है.
फिजिकल मिलता है, और किसी किसी में ना मेंटल मिलता है ना फिजिकल मिलता है। तो हम खाली पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम लेकर के पेशेंट आते हैं, उसमें ये तीनों एरिया जो है सो हर एक डॉक्टर के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ये तो फेनोमेना नोन है कि बॉडी माइंड का जो नेक्सस है ना, वो तो नोन है। बॉडी माइंड का नेक्सस तो नोन है, लेकिन एक पक्का है कि देखिए, अगर स्ट्रेस है, कोई भी तरह का स्ट्रेस है, और 10 लोग उसी स्ट्रेस को एक्सपोज्ड है, समझो, तो हर एक का अपना सोमेटाइजेशन अलग होगा, अपना अपना वीक एरिया अलग होगा। कोई सोरियासिस में लैंड अप होगा, कोई आर्थराइटिस में लैंड अप होगा, कोई कोलाइटिस में लैंड अप होगा। तो ये तो नो नेक्सस है कि माइंड, एंड उतना ही नहीं है कि इट इज प्राइमरीली माइंड विच इज अफेक्टेड प्राइमरीली, एंड उसके वजह से एज ए सीक्वली टिश्यू इज अवेलेबल। तो हमको ये तो सर्कस करनी पड़ेगी कि लाइव से, इसलिए मैंने कहा कि हम लोगों को लाइव सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उनका फैमिली एटीट्यूड एप्टीट्यूड। जैसे कई बार हम लोगों ने रेमेडीज ओनली बचपन में उनको, जैसे 10-11 के एज में कौन सा सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड होता है, तो वो अगर एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को है तो बराइटा का, और वेरी पुअर एटीट्यूड इन मैथमेटिक्स है तो कैलकेरिया का। मतलब ये डिफरेंशिएशन जो है ना डॉक्टर साहब, हम लोगों को करना ही पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड एटीट्यूड एंड फियर्स एंड ड्रीम्स एंड ऑल ओवर। उसका तो हमको क्रोनोलॉजी का स्टडी करना पड़ेगा वो केस में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इट बिकम्स, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी, जैसे लास्ट टाइम एक वर्कशॉप में हम लोग इंग्लिश के इसमें बात कर रहे थे कि एक बाल विधवा का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो एक पोस्टुलेट होता है कि नहीं, बाल विधवा मतलब उसका बचपन में शादी हो गई और हस्बैंड की डेथ हो गई एंड बाद में मैरिज नहीं हुई, तो सेक्सुअल सेपरेशन होगा। मतलब वो तो हम लोग हाइपोथिकेट नहीं कर सकते हैं कि, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई मैरिड कपल्स है कि आध्यात्मिक इसमें चले जाते हैं ना, तो दे जस्ट रिजॉल्व, वो सेपरेशन का नहीं, इट इज रिजॉल्व। तो वैसा होता है कि हम लोग कभी कभी मेंटल्स में जो है ना, वी हैव टू बी वेरी मच ग्राउंडेड, एक कॉन्क्रीट सिचुएशन आनी चाहिए। अगर वो है तो नो मैच फॉर इट, ओनली ऑन मेंटल्स यू कैन गिव। कि जैसे हम लोग ऑफ कोर्स फिजिकल जनरलिटीज एंड मेंटल्स अगर मैच हो रहे हैं तो वैसा सिचुएशन तो बेस्ट रिवॉर्डिंग सिचुएशन है। एक बार रेमेडी दिया तो बाद में वो कंप्लेंट के लिए पेशेंट कभी नहीं आएगा, वो तो लेवल पिल हो गई। लेकिन वो नेक्सस हमको स्टडी करना ही पड़ेगा, उसको तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं। बड़ा अच्छा आपने बताया सर। मैं एक देख रहा था, कुछ ड्रीम्स के भी बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं, सपनों के। और अभी हाल में मैंने ड्रीम्स के बेसिस पर कुछ रोगी को देखा, तो उसमें ड्रीम्स का मतलब मेरे में जो दिमाग में आता है, ये आपका अनरिजॉल्व माइंड होता है ना। अनरिजॉल्व माइंड होता है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उसका रिफ्लेक्शन अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, तो वो दिखलाई, तो ड्रीम्स हमको रिफ्लेक्ट करता है। इसमें दो चीज को हमको लगता है कि जैसे फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स को साथ में लेकर चलने के लिए हमको चाहिए कि हम लोग को दोनों का रिलेशनशिप को हम लोग को देखना चाहिए। वही वही और डॉक्टर, अब जी, ड्रीम के इससे आपने बताया ना, जितना मेरे पास एक केस था सायाटिका का। यस सायाटिका था, उनका पीआईडी किया, का डायग्नोसिस था, एमआरआई ये सब था। यस सर, लेकिन उसका एक ड्रीम का सिम्टम उसने बताया, ड्रीम यस का सर, सिम्टम। यस सर, ड्रीम तो ऐसा उसने एक्सप्लेन किया कि मैं कोई मेरे फ्रेंड को लेके हम लोग होटल में गए, रेस्टोरेंट में, ड्रीम में, और वहां पे पुलिस ढूंढते आई, मेरे फ्रेंड को ढूंढते पुलिस आई अरेस्ट करने के लिए। और वो पुलिस वालों को वो फ्रेंड का फेस पता नहीं था, पहचान नहीं थी। तो वो इंक्वायरी कर रही थी कि ये आदमी कौन है, आप है क्या। तो मैंने, वो फ्रेंड मेरा वहां से भाग सके, इसलिए मैंने पोज किया एज इफ आई एम दैट पर्सन। हाँ, क्या बात है, क्या नहीं, ऐसा। आई एंगेज द पुलिस पीपल फॉर 5 minutes टिल माई फ्रेंड एस्केप।
अब ये ड्रीम में हुआ, तो ही गोज आउट ऑफ वे टू हेल्प अदर्स, कंसर्न फॉर अदर्स। ये बेसिस पे हमने उसको कॉस्टिकम दिया एंड दैट डिड हेल्प हिम। तो उस समय ऑफ कोर्स हमने क्या किया कि उसको कोलोसिन कॉस्टिकम स्टेप्सेग्रिया ये साइकिल में दिया, लेकिन दिस कॉस्टिकम वाज एक्चुअली पॉइंटेड आउट बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम। हम जनरली इंटरप्रेट नहीं करते हैं ड्रीम, लेकिन हियर तो वी इंटरप्रेटेड दैट ही गोज आउट ऑफ वे टू हेल्प अदर्स इन ड्रीम। तो ये बेसिस पे मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों को होम्योपैथी में सामने कौन से सिम्टम से रेमेडी इंडिकेट हो गई ये नहीं बोल सकते। कि मैंने जैसे कॉस्टिकम यूज किया है 10 पेशेंट में, लेकिन उनके इंडिकेटर्स कंप्लीट अलग थे। तो वैसा है, हम लोगों को थोड़ा काफी वाइड रैम मेमोरी होनी चाहिए। ये एक केस मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उसमें एक पेशेंट हम लोग के ओपीडी में आए थे, और काफी वो आए नहीं थे हम लोग से इलाज कराने के लिए एलोपैथी में, लेकिन किसी ने उन्हें कहा कि देखो बगल में होम्योपैथी ओपीडी भी आप देख लो उसमें। तो वो आए, तो उनके बाद में उनके साथ में उन्हें काफी खांसी हो रही थी, और बेसिकली वो हॉस्पिटलाइज होने के लिए आए हुए थे। तो जब मेरे पास में बैठे तो मैं उनसे देखा, मैं मैं बोला कि सर आप होम्योपैथी दवाई लेंगे, तो अगर इससे कुछ हो सकता है तो कर दो, देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो अपना ब्रीदिंग प्रॉब्लम के विषय में चर्चा करो। डॉक्टर साहब इतना सांस फूलता है और इसे होता है कि मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं, है ना। तो एक ये मेंटल सिम्टम्स को मैंने प्राइमरी माना कि कंफ्यूज्ड, गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द ये। और केंट रिपर्टरी में एक दवाई दी हुई है सीना। कभी सोच नहीं सकते हैं लोग को सीना उसमें देने के लिए। मैंने वहां पर सीना का एलएम पोटेंसी में दिया, और सीना देने के बाद में मैं थोड़ी देर तक वहां बैठे रहे, और उसके बाद में वो उठ करके चलने लगे बढ़िया से हुए। और मुझे लगता है कि ये एक मिराकल के जैसा उनको चेंज आया। मैं बोला कि आप तो, मुझे लगता है डॉक्टर साहब हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है फिर भी आप चेकअप करा लो, आए हो तो यहाँ पर से दिखला लो और अपने फिजिशियन से उसके कंसल्ट करके तब जाना। उन्होंने जब चेकअप कराया तो बोला कि नहीं तो आपको, आप ठीक हैं, आपको हॉस्पिटलाइज करने का आज जरूरत नहीं है। तो ये एक जो आपने नेक्सस की बात करी ना, कफ का नेक्सस माइंड से है, ये अगर हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं तो टिश्यू बेस्ड रेमेडी तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो भी हमारा डिमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए डिजीज का, वो हमारा तो टिश्यू पर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर टिश्यू पर डिमोन्स्ट्रेट नहीं होता तो रोगी भी विश्वास नहीं करता है, और डॉक्टर्स भी नहीं विश्वास करते हैं। इसलिए चीज बहुत अच्छा आपने बताया। मैं आपसे मिला था, बार बार मिलता था बीड में, उसके बाद में आप वहां से चले गए पौंडीचेरी में, और एक बड़ा अच्छा सेंटर है वहां पर आपका, अरविंदो सेंटर में आप वो उस दिन से हैं और अभी भी हैं। तो मुझे आपके करने का तरीका और इसका आइसोलेशन है, इसलिए मैं आपसे कहा कि आप इस चीज को शेयर करिए, क्योंकि ये चीज को धीरे धीरे हम लोगों को प्रिजर्व करके रखने का जरूरत पड़ेगा। और आपके एक्सपीरियंस जो है सो काफी है। आज भी सेशन में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि आपसे काफी आपके कोई स्टूडेंट भी हैं, डॉक्टर शामी सैयद, वो भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और फिर थैंक्स हैं डॉक्टर अक्षर ठक्कर भी आपको यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। तो ये चीज जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग को देखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर हम लोगों को समय दिया है, और हम लोगों का सेशन आज यहाँ पर ये पूरा होता है। और हम आपको फिर से कहेंगे कि एक बार फिर से आइए कोई और टॉपिक को लेकर के, जिससे कि हम लोग आगे का लोगों को मार्गदर्शन मिले। आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी सुना हूँ, लेकिन आज भी उसका रिन्यूअल हो गया, नवीकरण जिसको कहते हैं ना,
तो वो नवीकरण हो गया आपके लेक्चर का, और मैं चाहूंगा कि आप इसमें बार बार आइए और हम लोग का मार्गदर्शन करते रहिए. सो थैंक यू सर, एंड विद दिस सेशन इज ओवर, and thanks to all the participants. And now we are transferring the session to Dr. Manoj, who is the host for this English session, and Raksha Thakkar is the speaker for this session. Okay, over to you, Dr. Manoj.